तो सेशन शुरू करते हैं आज का ना। आज के सेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। स्पेशली आज का जो सेशन वो डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के लिए। तो 9th और 10th के क्वेश्चंस लेंगे हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस होपफुली मेरे पास हैं, तो विल बी अटेम्प्टिंग इट। सबसे पहला लाइव क्वेश्चन हमारे व्यूअर का ही लेते हैं, मिस्टर नितिन वर्मा। इनका क्वेश्चन है, वाई डू लाइट रे बेंड व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। है ना, लाइट रे बेंड क्यों होती है जब वो अपना मीडियम को चेंज करती है ना। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं कि वाई डू लाइट बेंड व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। है ना, देखो इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं। मीडियम का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। मीडियम का मतलब है दो टाइप के एनवायरनमेंट। ठीक है, मीडियम का मतलब एक एनवायरनमेंट हो गया, और यहाँ पे हम दो मीडियम ले रहे हैं, मतलब दो टाइप के एनवायरनमेंट ले रहे हैं। दो टाइप के एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा हो गया कि एक एनवायरनमेंट जहाँ पे पार्टिकल्स, ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट मतलब क्या, एक पार्टिकल्स है वहाँ पर बहुत सारे। तो दो टाइप के मीडियम ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा मीडियम ले लेते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज हैं, और दूसरा वो जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं, थोड़ा सा फार है ना। क्लोज पार्टिकल्स कुछ भी ले सकते हो, जैसे वाटर ले सकते हो, वाटर के पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं। ग्लास ले सकते हो, ग्लास के अंदर पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं, और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, लाइट को पास कराना और पास होते हुए देखना है, तो ऑब्वियसली हमें मीडियम कैसा चाहिए होगा, ट्रांसपेरेंट चाहिए होगा ना। तो उसके केस में ग्लास है, वाटर है, और भी आते हैं, है ना, वो ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारा मीडियम हो गया क्लोज पार्टिकल्स वाला। फार पार्टिकल्स में हमारे पास साफ सीधी बात है एयर है। एयर सबसे बढ़िया मीडियम है, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर भी हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे लाइट के मोशन को। ठीक है अब हुआ क्या है यहाँ पे, मतलब हमें इन दो मीडियम्स को चेंज कराना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँचाना है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँचाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं एक चीज़ को ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेता हूँ, किसका, ग्लास का, इसका ग्लास का, ये ग्लास बॉक्स है। अब ग्लास बॉक्स में मैं क्या करूँगा, लाइट रे पास करूँगा। लाइट रे पास करने के लिए मुझे कोई दो सरफेसेस चाहिए होंगे। मतलब एक सरफेस से मैं अगर लाइट को डालूंगा अंदर, दूसरे सरफेस से अपने आप बाहर निकलेगी। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो देखते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं, अगर मान लो मैं इस सरफेस पे लाइट पास कर रहा हूँ, ये लाइट मैंने लेके आया इस तरह, इस डायरेक्शन में, तो ये उसका नॉर्मल हो गया सरफेस का। तो ये हम देखते हैं जनरली क्या, कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई देखती है। क्या देखते हैं हम, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होते हुए देखते हैं। फिर जब दोबारा लाइट इस सरफेस से बाहर निकल रही होती है ग्लास से एयर की तरफ, तो ये वापस बाहर की तरफ बेंड होती है। मतलब जब अंदर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसी कंडीशन में कहाँ पर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल जो कि सरफेस पर ड्रॉन है वो, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, यही एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इसका थोड़ा सा एलैबोरेशन समझते हैं। देखो हुआ क्या,
ये रेयरर था, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स फार थे। ये जो जगह थी यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से फार थे, तो लाइट का जो मोशन हो रहा था, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, क्या हैं, फोटॉन्स हैं लाइट के पैकेट्स, वो बहुत इजीली मूव कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही यहाँ घुसे, ये मीडियम कैसा है, थोड़ा सा डेंसर है, ये रेयरर है क्योंकि टर्मिनोलॉजी तुम्हारी बुक की है। यहाँ पर क्या है, डेंसर या फिर क्लोज पार्टिकल्स वाला। यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से पास पास हैं, तो अब वो जो पास पास वाले पार्टिकल्स होंगे, वो उससे ये पर्टिकुलरली जो लाइट है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, है ना। उससे क्या करेगी, वो अंदर जाएगी, तो वो जो स्पीड थी उसकी जनरली यहाँ पर, वो थोड़ी सी कम होती हुई फील होगी लाइट को। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम, जैसे हम अपना हाथ को भी अगर पानी के अंदर मूव कराते हैं, हाथ से थोड़ा सा मुश्किल में मूव होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। पार्टिकल्स भी कुछ वैसे ही फील करेंगे लाइट के, और वो कोशिश करेंगे कि जल्दी बाहर निकल सके, है ना, क्योंकि उनको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। तो जल्दी बाहर निकलने के लिए वो क्या करेंगे, वो नॉर्मल का रास्ता अपनाएंगे, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही वो वापस बाहर निकल रहे होते हैं, यानी कि क्लोजर से वापस रेयरर में, फार पार्टिकल्स वालों में, अब उनकी वापस से वही कहानी आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब पार्टिकल्स दूर दूर नहीं है, अब वो अपनी जिस स्पीड से आ रहे थे बिल्कुल उसी स्पीड से चलेंगे, कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बहुत इजीली पास ऑन हो जाते हैं। इसीलिए लाइट यहाँ पर बैंड हो रही होती है। ये यहीं पे ख़त्म हो गया था। लाइट बैंड इसलिए होती है क्योंकि जो फोटोन के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और अपनी स्पीड ऑफ लाइट को, जो अपनी स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए वो नॉर्मल की लेंथ को फॉलो करने लग जाते हैं। इसी वजह से जब भी हम देखते हैं कि हम अगर बिल्कुल नॉर्मल से ही लाइट को पास करें तो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है, थोड़ी सी स्लो होती ज़रूर है, बट बिल्कुल नॉर्मल से ही पास होती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन जो जाता है वो वर्चुअल इमेज पे बेस्ड है। जिस तरीके से लिखा हुआ था वर्चुअल एंड रियल इमेज पर, एक अच्छा क्वेश्चन है वो। हालांकि उस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं सकता, थोड़ा सा लेंदी भी है और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। उस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं ज़रा तुमको वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन वैसे ये था, हिंदी में मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूँ कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर क्यों नहीं ला सकते। तो मतलब क्यों ऐसा है, क्यों वर्चुअल इमेज एक्चुअल में है क्या, कि हम उसको स्क्रीन पे क्यों नहीं ला सकते, और वो किस टाइप की इमेज फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो समझते हैं ज़रा इस चीज़ को, वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे जो वर्ड है वर्चुअल, उस पर्टिकुलर वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है वो समझते हैं। देखो होता क्या है, वर्चुअल इमेजेस जनरली हम मिरर्स में बनती हुई देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये मिरर है, यहाँ पर सपोज करो एक बुक रखी हुई है। ठीक है, क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। अब अगर तुम इस बुक को देखोगे इधर बनते हुए, मतलब अगर मान लो इधर से देखोगे, यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर बुक को बनते हुए देखोगे, तो तुम्हें ये बुक कहाँ पे अपीयर होती हुई दिखाई दे रही होगी। ये बुक तुम्हें कुछ इस जगह पर, इस लोकेशन पर बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये जो लेटर्स हैं वो जस्ट उल्टे, है ना, कुछ ऐसे बनते हुए। देखो सबसे पहली बात, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट जिस साइट में, जिस लाइन ऑफ साइट में, ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब ये हमारी देखने वाली साइट है, अगर हमें इस साइट में दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है ही नहीं, मतलब वो अपनी मतलब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे लाइन ऑफ साइट में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ ना होते हुए वो कहाँ पर है,
उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है। यही कंसेप्ट हमारा किसका है, वर्चुअल इमेज का है, कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वहां पर नहीं है ना, ऑब्जेक्ट कहीं और है बट हमें विजिबल कहां पर हो रहा है, यहाँ पर। तो यही कंसेप्ट हमारा किसका है, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट है। यही मैं अगर रियल इमेज पे जाऊं तो रियल इमेज के केस में क्या होता है, रियल इमेज जैसे हमारी आंखों में जो बनती है इमेज वो रियल इमेज होती है। हम कैसे जज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस जगह पर ही मौजूद है, कैसे, क्योंकि रियल इमेज में जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बिल्कुल उसी जगह पर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस साइड प्रेजेंट है बिल्कुल उसी साइड हमें उसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। और होता यह है कि रियल इमेजेस मोस्टली और हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी बनती हैं। ठीक है, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड का भी अभी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, लेटरली या फिर हॉरिजॉन्टली, वो लेटरली और वर्टिकली, अभी मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है लेकिन हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के थ्रू वो इमेज हमारी वापस से सीधी बन जाती है। फिलहाल वर्चुअल इमेज पे आते हैं। वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा आई होप, कि वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, कि एक ऐसी इमेज जो हमारी लाइन ऑफ साइट में दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में वो उसकी पोजीशन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल अपोजिट साइड में रखा हुआ है। यानी कि जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमें इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है उस डायरेक्शन में इमेज, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। लेकिन ऐसा रियल इमेज के केस में नहीं है। रियल इमेज हमेशा जिस डायरेक्शन में हम देख रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हम हमेशा क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ जिस डायरेक्शन में देख रहे हो तो उस डायरेक्शन में नहीं बनती है वो, मतलब जिस तरफ तुम मौजूद हो वही बन रही होती है। जैसे मैं अभी समझाता हूँ इस चीज़ को, रियल इमेज के कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हारे सामने। रियल इमेज देखो जरा, रियल इमेज के केस में मैंने तुमको बताया कि हमारी आंखों में जो इमेज बन रही होती है वो रियल इमेज होती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये आई बॉल है, ये आई बॉल है हमारा, ये हमारी रेटिना, ठीक है, ये हमारा क्या, कॉर्निया। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो हमारी तरफ आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास आ रहा है, उससे लाइट आ रही है। फिर हम इसकी इमेज को यहाँ से यहाँ पर बनती हुई देखते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज बनती है ये जस्ट बॉक्स की उल्टी इमेज बनती है। उल्टी कैसी अपसाइड डाउन, कैसी, अपसाइड डाउन इमेज को हम देखते हैं। ठीक है, ये जो इसकी है वो बिल्कुल जस्ट उल्टा दिखाई देगा। जैसे मान लो अगर मैं इस पर बुक लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, लेकिन ये जो इमेज है वो इमेज बन मतलब इसी ऑब्जेक्ट की रही है और बिल्कुल वहीं की वहीं बन रही है। हम इस इमेज के केस में हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, ये हमारा बिल्कुल एप्ट डिस्क्रिप्शन होता है इमेज का। ठीक है, लाइक जैसे हमें पता है, जैसे हमारे सामने कोई भी चीज़ आ रही है, हम अपनी आंखों से कुछ भी देख रहे हैं तो हम जो भी देख रहे हैं उसका वेल कैलकुलेटिव मैनर है। मतलब जैसे मान लो मेरे सामने ये फ़ोन है तो मुझे पता है ये पर्टिकुलर फ़ोन इस जगह पर ही है।
ठीक है, वो कहीं और लोकेटेड नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल वहीं पर ही है। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका हो जाता है, कि हमारा रियल इमेज का कंसेप्ट हो जाता है। और इसी वजह से हमें पता होता है, हम उसको बाकायदा बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं रियल इमेज की, कि रियल इमेज के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स की। इसीलिए हम इस इमेज को पर्टिकुलरली किसी भी स्क्रीन पर बहुत इजीली पहुंचा देते हैं। जैसे प्रोजेक्टर के केस में क्या होता है, प्रोजेक्टर के केस में जो फिल्म है वो चल रही होती है, वो पर्टिकुलर फिल्म के अंदर जो भी हमारे जो भी मौजूद हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है इजीली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एक रिकॉर्डेड सेशन भी मैं डालूंगा, तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि केमिस्ट्री से है, क्लास 10th की ही। क्लास 10th की केमिस्ट्री से एक बहुत सिली सा क्वेश्चन है, बट जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। एक बहुत सिली सा क्वेश्चन है, बट बिलो एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। जो अबव एवरेज हैं वो शायद ये सोचें कि ऐसा होता भी है कि इतना डाउट कैसे आ सकता है किसी में, मतलब इतना कोई कैसे फंस सकता है इतनी छोटी सी चीज़ में। कंफ्यूजन बिटवीन decomposition reaction and displacement reaction। इस क्वेश्चन में अब बिलो एवरेज स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। एक पता तो होता है कि डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, बस लिखने के मामले में ऊपर नीचे हो जाता है मामला। कैसे? डिकम्पोजिशन में हम डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग में डी डी है। कंफ्यूज नहीं होना है, उससे आगे भी पढ़ना है। उससे आगे कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। देखो जरा, यहाँ पे क्या कॉम्पोजिशन, एक वर्ड आया क्या, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मिलजुल कर बना हुआ। उसके आगे डी लग गया तो जस्ट ऑपोजिट हो गया, डी लगते ही जस्ट इसका क्या हो गया, ऑपोजिट। अब वो जो मिला हुआ है वो टूट जाएगा। तो ये किस में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शंस के अंदर क्या टूटेंगे, रिएक्शंस के अंदर हमारे टूटेंगे वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स टूट के एलिमेंट्स में चेंज हो जाएंगे, या फिर कंपाउंड्स टूट के और छोटे वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो ये सब होगा किसमें, डिकम्पोजिशन में, जो कि जनरली किसके थ्रू होता है, तीन चीज़ों के थ्रू। एक बाय हीट, एक बाय इलेक्ट्रिसिटी, और एक बाय लाइट। हीट वाले को हम थर्मल बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले को इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं, लाइट वाले को हम फोटोलिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइप का होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी जरूर है, लेकिन इसके आगे बढ़ो, इसके आगे प्लेस। प्लेस मतलब जगह, डिस्प्लेस मतलब जगह बदलना। अब भैया जगह बदलना मतलब किसी चीज का टूटना थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो जगह बदलने का मतलब क्या हो गया, कि वहां पर या तो कोई एलिमेंट या तो पूरा पूरा कंपाउंड डिस्प्लेस हो जाएगा। कंपाउंड भी डिस्प्लेस होता है, वो आने वाले टाइम में आता है। एलिमेंट पूरा की पूरा उठ के वहां से चेंज हो जाएगा, दूसरे के साथ कंपाउंड बना लेगा। एक एलिमेंट उठ के दूसरे के साथ कंपाउंड बना लेगा। ये ऐसा कहाँ पर होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड जो इसके साथ वाली होती है डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, ऐसा वहां पर देखने को मिलता है। तो ये कंफ्यूजन होपफुली आने वाले टाइम में ना आए, ठीक है।
ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए था ये क्वेश्चन, और ये बहुत फंसते हैं, ये मतलब ब्लंडर क्रिएट करके रखा होता है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना है, उस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बस उनका मतलब समझना है, मतलब समझते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में अक्सर फंसते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करें। ये आज के डेट का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। जहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि इसमें एक कंफ्यूजन क्या रहती है कि सर ऑक्सीजन की या फिर हाइड्रोजन की हम किसके बेसिस पे जज करें, कैसे हम उस चीज़ को याद करके रखें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देखो तुमको समझाता हूँ। यहाँ पर सारी कहानी तुम ऑक्सीजन से लेके चलो, सबसे इजी मेथड। किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसे? तुम क्या करो, जैसे कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड, जनरली हम नेचुरल स्टेट में लेते हैं, ठीक है। किस स्टेट में लेते हैं? नेचुरल स्टेट में। नेचुरल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मैं मेटल्स की बात करता हूं। नेचुरल स्टेट में मेटल्स हमारे किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स के फॉर्म में। ओर्स का फॉर्म मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम खदानों को खोदते हैं, खदानों के खोद के वहाँ से हमें वो उस फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म भी हमारा ओर है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम मेटल की बात करूं तो एल्यूमिनियम जो रहता है वो हमें बॉक्साइट फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सबसे कॉमन। मतलब हमें एल्यूमिनियम से चाहिए क्या? Al, ये हमारा प्योर फॉर्म है। लेकिन बॉक्साइट जो कि हमारा क्या होता है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कैसा फॉर्म है? ये हमारा इम्प्योर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। ऐसी आयरन भी हमारा क्या है? आयरन हमारा प्योर फॉर्म में अलग होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर चुका होता है तो कैसा बन जाता है? वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना। रस्ट भी अपन बोलते हैं, और जनरली जिस फॉर्म में हमें आयरन मिलता है वो आयरन ऑक्साइड का ही फॉर्म होता है, हमें बस उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करना होता है। तो ये हमारी नेचुरल स्टेट है। अब इस नेचुरल स्टेट में से हमें क्या करना है? Al2O3 से Al बनाना है, ठीक है। तो Al2O3 से Al बनाना है, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन की रिमूवल की प्रोसेस होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन की रिमूवल की प्रोसेस, यानी कि Al2O3 का अगर मैं क्या कर दूं? रिडक्शन कर दूं। ऑक्सीजन को रिमूवल करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो मेरा क्या बन जाएगा? Al बन जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन किसके बेसिस पे करूंगा? इस बेसिस पे करूंगा कि या तो ये ऑक्सीजन को कोई और लेके चला जाए या फिर ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाए, ठीक है। तो या तो मैं किसी एजेंट को लेके आऊंगा जो रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि जनरली मैं अपनी क्लास में बताता भी हूँ कि इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन देन यू आर परचेजिंग फ्रॉम एन एजेंट ऑफ समथिंग। लाइक अगर तुम LIC की पॉलिसी खरीद रहे हो तो वो किससे खरीद रहे हो? LIC के किसी एजेंट से, तभी तुम्हें LIC मिल रही है, तभी तुमको वो तुम्हारा जो प्रीमियम है वो फिलअप हो रहा है, तुम्हारी एक पॉलिसी बन रही है, राइट। वैसे यहाँ पर अगर तुम रिडक्शन कर रहे हो तो रिडक्शन किसकी हेल्प से करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। अरे माइक आज बहुत नच रहा है। किसकी हेल्प से करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो जो रिडक्शन करे। फिर बारी आती है हमारी ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर देना। जैसे कि जनरली हम कोई भी चीज को खुला छोड़ दें हमारे एनवायरनमेंट में, तो नाइट्रोजन के बाद में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है वो क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद में अदर गैसेस है ना। ये हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नाइट्रोजन हमारे कितना है? 78%, ऑक्सीजन समथिंग अराउंड 21%। नाइट्रोजन जो ये रहता है ये हमारा कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है।
तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करता फिरता रहता है। इसीलिए जैसे तुम खुले में छोड़ते हो, सबसे पहले क्या ऑक्सीजन सबसे पहले कौन एक्ट करता है? ऑक्सीजन। तो खुले में छोड़ने की वजह से कोई भी चीज़ जो खाने वाली है स्पेशली, या मेटल्स भी है, तो उसमें कौन एक्ट कर रहा होता है मॉइस्चर के साथ में? ऑक्सीजन हमारा। तो जैसे सपोज करो आयरन है, आयरन का कोई भी सब्सटेंस था, तो उस पर क्या आ गया? रस्ट आ गई, यानी कि ऑक्सीजन आ गया, तो वो आयरन ऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ उसका? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ उसका? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? कोई डाउट? अब जो ऑक्सीडेशन करवा दे वो क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर तुम लोग भूलते हो और गलत करते हो अपने थ्रू आउट उसमें सेशन में, अपने लिखने के टाइम पर। तो ये बेसिक चीज़ें समझ जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन देना, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे मैं तुमको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसा एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही होती है। जाहिर सी बात है, देखो एक बेसिक सी एक एनालॉजी तो ले ही जाओ। होता क्या है यहाँ पर कि एक कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट से ऑक्सीजन हट रहा है, कोई हटा रहा होगा, तो वो जो हटा रहा होगा वो ऑक्सीजन हटाने वाला एजेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब जो हटा रहा है उस पर लग भी तो रहा है, तो वो लगने वाला जो ऑक्सीजन है वो आया किससे? जहाँ से हटा है। तो जिसकी वजह से तुम्हें ऑक्सीजन मिला है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके आया है तुम्हारे पास में। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? इस तरीके से समझ के चलो, तो एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो आज के डाउट सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं बचे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट पावर कट बीच में जाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आते हैं, कल की डेट में फिर आते हैं। कल की डेट में मैं 11-12 के क्वेश्चंस को भी लूँगा। 11-12 में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों के क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट करवाऊँगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे उसी लिंक पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो 11-12 के वो सभी क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट करूँगा। एक दिन 9-10 और एक दिन 11-12 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है डाउट से रिलेटेड, उनको सॉर्ट आउट करके ख़त्म करेंगे, है ना। पढ़ो कहीं पर भी डाउट के लिए यहीं पर है, डाउटशाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।